उसका नाम है एरर्स इन ए VBA। एरर्स इन अ VBA। देखो हमारे टॉपिक का नाम है आज का एरर्स इन अ VBA। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि VBA में जो आप कोडिंग करते हो तो कोडिंग में हमेशा एरर्स आते हैं। तो हमको आज ये पता करना है कि VBA में जो एरर्स आते हैं वो कितने तरह के होते हैं और किस तरीके से हम उसको रिजॉल्व करते हैं। तो VBA में बेसिकली दो तरह के एरर आते हैं। एक एरर आता है कंपाइल टाइम एरर। ये एरर आपका तब आता है जब आप अपने कोडिंग के दौरान कोई मिस्टेक करते हो, सिंटैक्स मिस्टेक करते हो, तो ये एरर आ जाता है। इसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर। अब इसका एक प्रैक्टिकल आपको मैं बता देता हूँ। हमने यहाँ पर एक मॉड्यूल ऑन किया और मान लो यहाँ पर मेरे पास एक नंबर है 12। मुझे चेक करना है कि ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम इसका एक कोड बनाते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं इंटीजर टाइप का, इसके अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं। अब यहाँ पे हमने लॉजिक लगाया, अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये पॉजिटिव होता है। अब इतना कोड करने के बाद मैंने कोड को रन कर दिया, एरर आ जाएगा। अब ये जो एरर आ रहा है अगर आप इसको देखेंगे तो ये एरर कंपाइलर एरर है। और ये एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने सिंटैक्स अधूरा लिखा है और जिस लाइन में एरर आता है वो लाइन रेड कलर में इंडिकेट हो जाती है। तो अब मैं इस सिंटैक्स को पूरा कर देता हूँ, पूरा हो गया। अभी भी रन करेंगे तो एरर आएगा। अगेन एरर ये मुझे बता रहा है कंपाइलर। अब जिस लाइन में एरर होगा उसके आसपास एरर मिलेगा। तो ये हमको क्या बता रहा है, हिंट भी दे रहा है कि इफ़ आपने लगाया तो है लेकिन इसको एंड इफ नहीं करा, सो दैट्स वाई इट्स एन एरर। तो जो कंपाइल टाइम एरर होते हैं, कंपाइल टाइम एरर हमेशा हमारी गलती की वजह से आते हैं। आप अपनी कोडिंग करते हो, कोडिंग को ठीक से नहीं लिखते हो, सिंटैक्स की गड़बड़ी करते हो, आपको नॉलेज नहीं होता लिखने का, तब ये एरर आते हैं। तो कंपाइलर एरर बेसिकली इज इक्वल टू डेवलपर एरर। तो कंपाइलर एरर हमारी गलती से आता है। इसको दूर करने का तरीका क्या है? सिंटैक्स को अच्छे से देख लो और काम कर लो। तो ये होता है पहला एरर। अब किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें? ये कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं सेकंड टाइप ऑफ एरर पे। सेकंड टाइप ऑफ द एरर जिसको हम लोग बोलते हैं रन टाइम एरर। इस एरर के आने के पीछे का कारण क्या होता है? पहली चीज़ तो ये एरर आपकी वजह से नहीं आते, यानी आप कोड को बिल्कुल सही लिखोगे, आपकी कोड में 0% भी गलती नहीं होगी, उसके बाद भी ये एरर आ जाता है। अब सोचने वाली बात है, जब हमने कोड में गलती नहीं करी तो ये एरर क्यों आया? कोड बनाकर आप दोगे किसको? क्लाइंट को। अब क्लाइंट तो ज़्यादा टेक्निकल होता नहीं है, तो ये जो रन टाइम एरर आते हैं ये आते हैं क्लाइंट की गड़बड़ से। क्लाइंट गड़बड़ी करेगा तो एरर आएगा। चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक फोल्डर है, ये रहा लोकेशन, ये रही इसकी। अब इस फोल्डर में एक फाइल पड़ी हुई है ABC। इस फाइल को ओपन करने का कोड लिखते हैं। चलिए हम ऐसे लिखते हैं कोड को, और जो फाइल ओपन करनी है उसका नाम लिखते हैं। और बताओ इस कोड में कोई दिक्कत थोड़ी ना है, अगर आप रन करोगे तो फाइल खुल जाएगी, कोई एरर नहीं है। देखो ठीक है, ये कोड बना के आपने क्लाइंट को दे दिया, लेकिन इसमें कभी भी एरर ला सकता है क्लाइंट। कैसे वो बता दें। देखो अगर किसी वजह से या किसी भी कारणवश आपकी ये फाइल इस जगह से हट गई और ये फाइल क्लाइंट ने यहाँ से हटा के कहीं और रख दी, ऐसा हो सकता है, कभी भी हो सकता है। अब ये फाइल जब रन करेगा क्लाइंट तो ये खुलेगी थोड़ी ना। अब कौन सा एरर दिख रहा है आपको? और जब रन टाइम एरर आता है तो आपकी जो एप्लीकेशन होती है वो तुरंत बंद हो जाती है और आपका सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है। तो रन टाइम एरर आप जितना कोशिश कर लो आप ठीक कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है। ये गलती किसकी वजह से होगी? क्लाइंट की वजह से होगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए किसी ने कार बना के दी हमको और कंपनी ने बना के दी, भाई कार है, पेट्रोल डालोगे चलेगी। अब क्लाइंट उसमें पानी और चीनी डाल के चलाएगा, चलेगी कभी? खराब हो जाएगा, इंजन से ही हो जाएगा। तो किसकी गलती से हुआ खराब? क्लाइंट की वजह से खराब होगा। तो ऐसे सिचुएशन को टैकल करने के लिए हम लोग फीचर्स बना के देते हैं। अगर कोई गलती आप कर रहे हो, जैसे कार आप चला रहे हो और आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई, जान को खतरा है,
अब क्लाइंट नहीं लगा के चल रहा तो मरेगा ही मरेगा, बैग थोड़ी ना खुलेंगे एयर बैग। तो उसको एक वार्निंग दे देते हैं डैशबोर्ड में, भैया सीट बेल्ट लगाओ, एक टू बजने लगता है, अलार्म बजने लगता है। तो इसी तरीके से ये हमारी ड्यूटी बनती है यहाँ पर कि क्लाइंट अगर ऐसी गलती करे तो उसको एक मैसेज मिले यहाँ पर कि भाई आप जिस फाइल को ओपन कर रहे हैं वो फाइल सिस्टम में मौजूद ही नहीं है। तो क्लाइंट समझ जाएगा और उस गलती को दूर कर लेगा। ऐसे बहुत सारे आपने एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, जैसे प्रिंटर को जब हम प्रिंट आउट की कमांड देते हैं, कई बार एरर आता है प्रिंटर नॉट अटैच, तो क्लाइंट तुरंत समझ जाता है कि प्रिंटर अटैच नहीं है, चल भैया प्रिंटर अटैच कर लो। अगर उसने इस चीज़ को ना लिखा होता डेवलपर ने कोडिंग करके तो क्या होता, सिस्टम क्रैश, एप्लीकेशन क्रैश, चलती नहीं ना, कभी आपको प्रॉब्लम पता चलती। तो प्रॉब्लम क्लाइंट को दिखा दो, क्लाइंट उसको समझ जाएगा और वो आराम से उसको दूर कर लेगा और उसकी एप्लीकेशन चलती रहेगी। तो इस चीज़ को हैंडल करने वाली जो टेक्निक होती है उसको बोलते हैं एरर हैंडलिंग टेक्निक। क्योंकि कंपाइलर एरर जो होगा वो तो हमारे साइड से होगा, तो हम उसे ठीक करके ही देंगे क्लाइंट को, लेकिन जब आप उसे ठीक करके क्लाइंट को दे दोगे, क्लाइंट तो कभी भी गड़बड़ी ला सकता है। समझ गए बात मेरा? तो इसको कैसे टैकल करते हैं आप वो देख लो। अब आपको ये पता है कि इस लाइन में एरर आ रहा है, फाइनल। जब भी कोई एरर आएगा तो क्लाइंट आपको कॉल करके बुला लेगा, आप उस एरर को डिटेक्ट करके उसको ठीक कर देते हैं। हम ठीक कैसे करेंगे? अब इसका ये मतलब नहीं कि फाइल खुली, जब फाइल आई नहीं तो खुलेगी थोड़ी ना, लेकिन हम एक अच्छा सा मैसेज क्लाइंट को दे सकते हैं और एप्लीकेशन को बिना बंद करे। वो कैसे? आप यहाँ लिखेंगे ऑन एरर गो टू, एक लेबल बनाएंगे आप, और यहाँ पर आप लिखेंगे एग्जिट सब, लेबल जो आपने बनाया उसके नीचे अपना मैसेज लिख देंगे। अब ये कैसे रिएक्ट कर रहा है उसको समझते हैं। अब कोड में आपने साफ साफ लिखा है कि ये जो लाइन का कोड आपने लिखा है, अगर इसमें किसी भी वजह से कोई रन टाइम एरर पाया जाता है, अगर ऐसा है तो वो आपके कंट्रोल को X नाम के लेबल के पास भेज देगा। अब X नाम का लेबल आपके कोड में जहां भी होगा, कंट्रोल वहां पे जंप करेगा और नीचे क्लाइंट को मैसेज दे देगा और वो खुश होकर इसको ठीक कर लेगा। लेकिन अगर आपके कोड में कोई एरर नहीं मिलता तो ये लाइन चल जाएगी, फाइल खुल जाएगी, और एग्जिट सब का मतलब हुआ प्रोग्राम के बाहर आपका कोड आ जाएगा, नीचे कंट्रोल जाने नहीं देगा। तो बन गया एक सेटअप। अभी हम इसको रन करते हैं, एप्लीकेशन बंद नहीं हुई और क्लाइंट को एक अच्छा सा मैसेज मिला। अब क्लाइंट इस मैसेज को समझ गया पढ़कर, अरे कुछ गड़बड़ हो गया है। अब इस फाइल को उठाएगा और यहाँ डाल देगा, फाइल आपकी वापस यहाँ पर आ जाएगी। तो आ गई, आ जाएगी, यहाँ ना हो तो कॉपी करके डाल देंगे भाई, और क्या है। अभी भी नहीं आई, आ जाओ। सेट, चलो कॉपी कट, यहाँ डाल देते हैं, पेस्ट। आ गई है फाइल। अब हम इसको खोल के देखते हैं। अभी फाइल हमारी ओपन हो जाएगी और सही सलामत कोड भी रन होगा। अभी खोलते हैं फाइल को। वो हमारी जो कोडिंग करी थी वो डिलीट हो गई। कोई नहीं, ज़्यादा बड़ा कोड मैंने नहीं करा था, सो नो इशू। एक लाइन का कोड लिखना है, वो डिलीट हो गया गलती से, वो डिलीट हो गया। कोई बात नहीं। इंसर्ट व्यू पे जाएंगे और मैं उस फाइल को ओपन करने का पूरा प्रॉपर कोड लिख देता हूँ। देखो, सब मैक्रो 2, आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऑन एरर गो टू, लेबल का नाम, फाइल को ओपन करने का कोड लिखेंगे, वर्कबुक्स डॉट ओपन, फाइल का नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे इसका जो भी ऊपर आ रहा है, और वो एड्रेस कॉपी करके फाइल का नाम लिख देंगे ABC XLSX, और अंत में आप लिखेंगे एग्जिट सब, और यहाँ पे X लेबल में आप मैसेज लिख देंगे फाइल नॉट फाउंड। तो फाइल नॉट फाउंड वाला मैसेज मैं आपको रन करा के दिखा चुका था। अब ये फाइल यहाँ पर मौजूद भी है सिस्टम में। अब मैं इसे रन करके दिखाता हूँ क्या होता है। आपकी सही सलामत फाइल ओपन हो जाएगी और प्रोग्राम बंद भी हो जाएगा। देखिए ये फाइल हमने खोला, खुल गया, एवरीथिंग शुड बी फाइन। अगर ये फाइल नहीं होगी तो क्लाइंट को मैसेज दिख जाएगा। तो इसी को बोलते हैं एरर हैंडलिंग टेक्निक। ऐसे बहुत सारे जितने भी प्रोग्राम आप लोगों ने आज तक करे हैं, हर प्रोग्राम में एरर होता है, ये बात गांठ बांध लो। आप अगर कहते हो ना कि VBA में सबसे इजी कोड आपको जो भी लगता है आप वो लिख दो, मैं उसमें दिखा दूंगा कि वहाँ पे भी एरर होता है। समझ गया ना बात मेरा? तो अपने हर एक कोड को हमको हैंडल करना होता है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ोगे, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तब तक अधूरी मानी जाएगी जब तक आपको एरर हैंडलिंग टेक्निक नहीं आती। आप कुछ भी पढ़ लीजिएगा, उसमें ज़रूर आपको टीचर सिखाने वाला टीचर ये पढ़ाएगा
कोई सी भी भाषा हो, ठीक है। आप एक्सेल भी पढ़ते हैं तो एक्सेल में भी एरर आते हैं कि नहीं आते हैं, इसलिए वहाँ पर भी उसको हैंडल करने के लिए इफ एरर पढ़ाया गया था कि अगर कभी आपके फॉर्मूले में एरर आ जाए तो उसको कैसे टैकल करना है, इफ एरर तभी पढ़ाया गया था, ठीक है। ऐसे ही आपके लैंग्वेज में पाइथन आएगा तो पाइथन में भी आपको एरर हैंडलिंग टेक्निक पढ़ाएंगे। अगर आपके कोड में कोई एरर आ जाए तो उसको कैसे टैकल करना है, तो पाइथन में भी आएगा, यानी हर लैंग्वेज में आता है। चलिए ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे जिसका नाम है डायनेमिक सिलेक्शन। एक्सेल के अंदर हम लोग कई बार डेटा सिलेक्ट तो करते हैं लेकिन वो तरीका सही नहीं है जो हम लोग सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है और मेरे को ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट करनी है 16 तक, तो अभी तक हम लोगों ने जो कोड पढ़ा था वो कुछ ऐसा हुआ करता था, रेंज करके डालते थे हम A1 से लेकर A16 और उसके बाद हम इसको सिलेक्ट कर लेते थे, तो ये चल जाता था ऐसे। लेकिन ये कोड सही क्यों नहीं है? अगर संख्या बढ़ गई, ये करेगा तो 16 ही सिलेक्ट, सारे थोड़ी ना करेगा, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि पूरा का पूरा कॉलम आपका सिलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए आप लिखेंगे रेंज में सिलेक्शन ऐसे, और उसकी रेंज में जाके 2 नंबर डालने होंगे। पहला नंबर आपको पास करना है यहाँ पर A1 वाला, और दूसरा नंबर आप यहाँ पे पास करेंगे रेंज A1 से लेकर एंड तक, A1 से एंड तक। लेकिन एंड में क्या लिखोगे आप? एक्सेल डाउन। एंड में क्या लिखोगे? एक्सेल डाउन। तो नीचे तक ये सिलेक्ट करेगा। चलिए अब रन करके देखते हैं। ये देखिए पूरा सिलेक्ट हुआ। अब कितना भी डाटा होता पूरा ही सिलेक्ट होता, भले ही कम ही क्यों ना हो। देखो कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सेम इसी तरीके से आपका एक डाटा ऐसे भी चलता है। अगर मान लीजिए ये डाटा ऐसे होता आपके पास और इसको सिलेक्ट करने के लिए कहा जाता है आपसे, तो इसके लिए आपको क्या तरीका अप्लाई करना है? जो ऊपर आपने कोड लिखा है ना, एज इट इज़ रहेगा। इसमें बस थोड़ा सा एक चेंज आपको करना है। इस बार डाउन की जगह राइट आ जाएगा। तो राइट कैसे लिखना है? यहाँ पर टू राइट करके लिखते हैं। अभी अगर मैं कोड रन करूँगा तो राइट में पूरा A1 से शुरू होगा और राइट में पूरा जाएगा एंड तक। तो हमने लेफ्ट राइट दोनों सीख लिया। ये वही चीज़ है जो आप कंट्रोल शिफ्ट दबा के एरो की से करते हो। हमने यही पढ़ा है। अगर कल को मान लो ये पूरा डाटा आ जाए, आपको पूरा डाटा सेलेक्ट करना पड़ जाए, तो आप कंट्रोल ए दबाते हो। तो कंट्रोल ए का कोड कैसे लिखते हैं? देखो, अगर कंप्लीट डाटा सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आप लिखेंगे रेंज, कौन सा वाला? A1 वाला। फिर उसके बाद आप लिखेंगे करंट रीजन। करंट रीजन का मतलब होता है A1 के आसपास जो भी डाटा कनेक्टेड है उसको करंट रीजन कहते हैं। अब मैंने यहाँ पे लगा दिया सिलेक्ट। अभी कोड को रन किया, इट्स सिलेक्टेड। तो इस तरीके से हम लोग डायनामिक सिलेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है भाई? सर एक बार इसमें लास्ट वाले रो में से आधा डिलीट करना। इसमें से? हाँ, नीचे नीचे, हाँ नीचे से बस इतना। हाँ अच्छा, ये तो पूरा ही लेगा। कंट्रोल ए पूरा ही लेता है ना, कंट्रोल ए ऐसे पूरा लेगा। और वो एक्सेल डाउन एक्सेल पूरा। अगर आप यहाँ से राइट का करोगे पूरा जाएगा यहाँ तक, और यहाँ पे करोगे पूरा जाएगा। हाँ, लेकिन अगर यहाँ से नीचे तक लेते तो यहीं तक जाता। तो हमने देखो रन टाइम एरर पढ़ लिया अपना। एरर हैंडलिंग टेक्निक मैंने आपको बता दी। डायनेमिक रेंज सिलेक्शन मैंने आप लोगों को बता दिया। अब एक आखिरी टॉपिक बच रहा है, उसके बाद ही खत्म होगा। सो द लास्ट टॉपिक नेम इज़ हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म इन एक्सेल। हमारे पास एक्सेल में इस तरह का एक मतलब कह सकते हैं एक फॉर्म है जिसमें हमें यूज़र की डाटा डिटेल एंटर करनी है। अब इसको एक्सेल में हम ऐसे एंटर ना करके इसका एक फॉर्म बना देंगे। तो हम अपनी एंट्री को फॉर्म में करेंगे, बटन सबमिट करेंगे और हमारा डाटा अपने आप एक्सेल में चला जाएगा। तो ये हम कैसे बनाते हैं देखो। तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर कुछ फील्ड्स हैं। एक का नाम है नेम, एक का नाम ईमेल, एक का नाम जेंडर और एक का नाम डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। आप लोगों को इसमें एंट्री करनी है। इसको थोड़ा सा मैं एक डिज़ाइन दे देता हूँ जस्ट सिंपल लाइक दिस। अब हम यहाँ पे कोई भी एंट्री करेंगे, वो एंट्री फॉर्म के माध्यम से करनी है। तो हम यहाँ इंसर्ट में जाके फॉर्म क्रिएट करते हैं, ठीक है। इस फॉर्म को अपने हिसाब से आप ऐसे डेकोरेट कर लो। यहाँ पे इसका नाम बदलो, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जाके। यहाँ पे कैप्शन होता है, कैप्शन में आप जो भी लिखोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कंपनी का नाम लिख दिया, लेडर प्राइवेट लिमिटेड।
ऐसे मैंने यहाँ पर कंपनी का नाम लिख दिया। इसके बाद हम यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर वो कंपनी का नाम आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूट होके। अच्छा, यहाँ पर हमने फॉर्म का नाम लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टाइटल बनाएंगे, फॉर्म का एक टाइटल बनाते हैं कि क्या नाम है। उसके लिए मैं एक लेबल का यूज़ करूँगा, ये आ गया। अब इसकी भी प्रॉपर्टी खोल लेते हैं और यहाँ पर ये जो लेबल 1 लिखा हो इसको हटा दिया हमने। यहाँ पे हमने लिख दिया एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये आ गया भाई वहाँ पे। अब इसके फ़ॉन्ट के साथ थोड़ा खेलते हैं। फ़ॉन्ट हमने करा बोल्ड, साइज़ थोड़ा बड़ा कर दिया, और क्या कर सकते हैं, बस ओके, फ़ॉन्ट भी बढ़ गया। कलर के साथ खेलते हैं, तो ये नीचे एक 4 कलर की प्रॉपर्टी होती है, ये हमने इसके कलर के साथ भी खेल दिया, तो हमारे पास एक इस तरह का पैटर्न बन जाता है। तो यहाँ पर हमने ये टाइटल भी बना लिया। अब हम यहाँ पर अपने फॉर्म का सबसे पहला कॉलम डिज़ाइन करेंगे नेम के लिए। तो यहाँ पर जाकर हम अपना पहला कॉलम डिज़ाइन करते हैं, दैट इज़ फॉर द नेम। एक को डिज़ाइन करेंगे, बाकी कॉपी पेस्ट करके आ जाएगा। तो एक बार मेहनत करते हैं। यहाँ पे लिखा हमने नेम, फॉन्ट पे जाएंगे, यहाँ पे लिखा 10 नंबर, बोल्ड किया, नेम आ गया, और इसका भी कलर हम चेंज करेंगे आपको। तो नेम यहाँ पर आ चुका है। अब हम यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स डिज़ाइन करेंगे। तो ये हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया यहाँ पर, और इसको हम ऐसे बनाएंगे। तो एक पैटर्न हमारा बन के तैयार हुआ। अब क्या करना है, एक काम करना है, इस टेक्स्ट बॉक्स को हम नाम दे देंगे, कोडिंग के समय काम आएगा इससे वैल्यू उठाने के लिए। तो मैंने इसको नाम दे दिया टेक्स्ट नेम। ये बिल्कुल वैसा ही काम करेगा जैसे VBA में हम वेरिएबल बनाते हैं। तो ये वेरिएबल की भूमिका में आ जाएगा और हमको वैल्यू उठाने में मदद करेगा। अब हम यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट किया, इसका बस मैं नाम बदलूँगा ईमेल, इस कंट्रोल का नाम बदलेंगे टेक्स्ट ईमेल। तो ये भी कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं जेंडर वाले ब्लॉक पे। तो एक काम करते हैं, इसी को करते हैं कॉपी एंड देन पेस्ट, 1 2 3 ब्लॉक, 3 ब्लॉक। यहाँ पे आ गया नाम, इसका नाम बदलेंगे, इट शुड बी अ जेंडर। और अब मैं इसके सामने 2 बटन ले लेता हूँ जेंडर के लिए। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा, इसको मैं नाम दे दूँगा रेडियो बटन मेल, और इसके अंदर हम डाल देंगे मेल की वैल्यू, और इसका फ़ॉन्ट हम थोड़ा वही बड़ा करेंगे, और इसका कलर भी हमें बदलना पड़ेगा। तो मेल का बटन बन चुका है। इसी को आप कॉपी कर लेंगे और पेस्ट करके एक और ब्लॉक तैयार हो जाएगा। अब इसका नाम बदल देंगे आप यहाँ पे फीमेल। दोनों टास्क हो गए। अब इन दोनों को ग्रुप कर देंगे। इसको ग्रुप करके मैं नाम दूंगा जेंडर, और इसको भी जेंडर। ग्रुप क्यों किया है पता है? ग्रुप करने से एक समय पर एक बटन सेलेक्ट होगा, ठीक है? कहाँ पे बदलेगा ना, बदलेगा। इसका नाम आएगा रेडियो बटन फीमेल। फिर इसी नाम से जो नाम है ऊटपटांग से उससे करो कोडिंग, उतना याद कौन रखेगा उनको? ऊटपटांग से जो नाम आते हैं उनके। अब हम अपनी मर्जी से नाम देते हैं तो हमें अपने नंबर याद होते हैं कि जब आप लोग अपने लैपटॉप में कोई वाईफाई कनेक्ट करते हो तो वाईफाई का ये अपने आप से पासवर्ड देता है, अजीब सा याद होता है किसी को? हम डिलीट करके अपना लिखते हैं ना, बस यही कर रहा हूँ मैं। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है अगला फील्ड, इसमें डेट ऑफ बर्थ का प्रोसेस चलाएंगे। अब डेट ऑफ बर्थ के लिए हम यहाँ पर एक कॉम्बो बॉक्स यूज़ कर लेते हैं। इसके अंदर तारीख आ जाएंगी। अगर ऐसे कभी क्लिक हो जाए ना बटन पे तो ये विंडो खुल जाता है। इससे बचने का तरीका Ctrl+R दबाओ, फॉर्म पे क्लिक करो, आ जाएगा वापस। अब मेरे को इस वाले कंट्रोल का नाम बदलना पड़ेगा। राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, इसका नाम बदल के लिखा मैंने कॉम्बो बॉक्स डे। ये हो गया कंप्लीट। अब मंथ के लिए ले लेते हैं, इसमें सारे मंथ आ जाएंगे। इसका नाम करा हमने कॉम्बो बॉक्स मंथ। अब एक आखिरी रह जाता है ईयर के लिए, ये हमने लास्ट में यहाँ पर ईयर के लिए ब्लॉक ले लिया। तो इसमें हमारे सारे के सारे ईयर्स आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा हमने कॉम्बो बॉक्स ईयर, ये भी डन हो गया। अब हमको चाहिए बटन, तो यहाँ से हमने बटन कंट्रोल ले लिया।
एक बटन हो गया। अब इस बटन कंट्रोल का नाम बदला, ये एक सबमिट बटन होगा, तो यहाँ मैंने लिखा सबमिट बटन। इसके कैप्शन में जाके इसका नाम बदल देंगे हम, यहाँ पर सबमिट कर देंगे इसको सबमिट। और इसका फ़ॉन्ट कलर भी हम बदलेंगे, यहाँ पर फ़ॉन्ट ले लेते हैं इसका 11 नंबर और इसका कलर बदल देते हैं। फ़ॉन्ट कलर कर दिया वाइट, बैक कलर कर देते हैं ब्लू, जैसी थीम है थीम से चलते हैं। तो एक बटन बन गया सबमिट का। अब ऐसा ही बटन मेरे को एक और चाहिए होगा, कॉपी करके पेस्ट करते हैं। दिस इज़ फॉर रीसेट। कभी रीसेट करना पड़ा तो वहाँ पे ये हमारी मदद करेगा। तो रीसेट बटन, यहाँ पे इसका नाम बदलेंगे रीसेट। अब रीसेट में थोड़ा डिज़ाइन चेंज करते हैं। अब हमारा जो फॉर्म का प्रोसेस है जारी था जो, वो हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। एक फॉर्म हमारा बनके हो जाता है तैयार। फॉर्म का इनका बटनों का साइज़ थोड़ा बड़ा कर देंगे, गैप ज़्यादा था। फॉर्म हमारा तैयार हो गया। अब जब हम इसे रन करेंगे तो अब हमारे पास फॉर्म आएगा लाइक दिस। लेकिन दिक्कत ये है कि तो खाली है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें भी तो डाटा आना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्म पे क्लिक करना है और फॉर्म पे क्लिक करके यहाँ पर इवेंट आता है इनिशियलाइज। तो इसके अंदर हम वो चीज़ डाल सकते हैं जो भी हमको फॉर्म में डलवाना है। फॉर्म में डलवाने का कोड यहाँ पे होता है। अब मेरे को कॉम्बो बॉक्स के अंदर 1 से 31 के दिन डालने, मैक्सिमम दिन 31 होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉम्बो बॉक्स डे क्लियर, पहले उसको क्लियर कर लेते हैं। अब 1 से 31 के दिन उसमें डालने के लिए एक लूप चला देंगे। और उसकी वैल्यू को यहाँ पे ऐड करेंगे cb a डॉट एड आइटम आई। अभी मैं रन करता हूँ, देखना उसमें डे आ जाएंगे सारे, आ गए पूरे डेज आपके पास आ गए। अब टर्न आती है कि हमको ईयर भी तो डलवाने हैं, तो हम इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा ईयर, ईयर हमने डाल दिए 1990 से लेकर 2010 तक, 2008 ले लीजिए। और यहाँ पर सिर्फ आपको ईयर लिखना होगा। तो ईयर भी आपके जो हैं एंटर हो चुके होंगे, देखिए ईयर भी सारे आ गए। अब रह गए मंथ, एक कॉपी एंड देन पेस्ट इट। मंथ के केस में मैंने यहाँ पे लिखा मंथ जो होते हैं 12 ही होते हैं, तो 1 से 12 तक जाना है और बाकी यहाँ पे मंथ आ गया। तो जो मंथ थे वो भी आपके ऐड हो गए। अब मैं आप लोगों से बस एक चॉइस पूछूंगा जो आप चाहते हैं। यहाँ पे मंथ हम नंबर में भी ला सकते हैं और टेक्स्ट में भी ला सकते हैं, जनवरी फरवरी ऐसे करके। तो लाने वो या इस इतने में चलें? देखो अगर आपको वो टेक्स्ट में चाहिए जनवरी फरवरी में, तो क्या करना है, एक वेरिएबल ले लो, इसके अंदर एक एरे का कॉन्सेप्ट यूज़ करो। एरे एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स एक सिंगल वेरिएबल में डाल सकते हो, यानी मल्टीपल वैल्यूज़ एक वैल्यू में चली जाती हैं। तो यहाँ पर मैं सारे के सारे जो महीने हैं वो एंटर कर देता हूँ। तो जून तक डाल लेते हैं, दैट्स फिनिश। अब मेरे को यहाँ पर जब इसकी एंट्री करनी होगी ना इस जगह पर, तो यहाँ देखिए ये जो इंडेक्स होता है एरे का, ये जो पोजीशन होता है जनवरी, तो जनवरी प्रिंट होता है ना, तो ऐसे होता है M0। अगर मैं कहीं पर M0 लिखूँगा तो वो जनवरी माना जाएगा। इसकी पोजीशन 0 से काउंट होती है, तो ये 0 हो गया। अगर हमने यहाँ पे 1 लिखा होता तो वो फैब को पकड़ता। इसका मतलब ये कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर 5 तक जाएगा। तो मेरा जो लूप चलेगा वो 0 से 5 तक के लिए एग्जीक्यूटेबल होगा। तो हम यहाँ पे 0 से 5 का ब्लॉक बनाएंगे, 0 से 5 का ब्लॉक बनाएंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जब आप वैल्यू ऐड करोगे तो आई ऐड नहीं करोगे, आपको m ऑफ i ऐड करना होगा। M0 M1 2 3 ऐसे करके जाएगा। अब देखो सारे महीने आ गए। अब अगला टॉपिक हमको करना है कि जब हम रीसेट करें, जैसे हमने फॉर्म में कोई एंट्री वेंट्री कर दी और हमारा मन चेंज हो गया, तो अब हम रीसेट करें तो सारा फॉर्म रीसेट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए इस पर कोड करना है। एक कोडिंग खुला, कोडिंग चालू करते हैं। ये वाला कोड तो एज इट इज उतार देना, इससे आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट है ना वो रीसेट हो जाएंगी। ड्रॉप डाउन तो रीसेट हो गई ना, क्लियर हो रही है, फिर डल रही हैं तो रीसेट हो गई। अब बाकी की वैल्यू को रीसेट करते हैं। तो जो पहला कंट्रोल था टेक्स्ट नेम, अगर उसमें कुछ डाला हुआ है उसको टेक्स्ट बोलते हैं। अगर मैं इसको ऐसे ब्लैंक कर दूँ तो हो गया रीसेट।
ये भी रीसेट हो गया। अब रह गया ड्रॉप डाउन, वो मतलब रेडियो बटन रह गए। तो रेडियो बटन के केस में क्या करो, रेडियो बटन मेल, इसकी वैल्यू को कर दो फॉल्स। देखो जब आपको रेडियो बटन सेलेक्ट करते हो तो उसकी वैल्यू ट्रू हो जाती है, तभी सेलेक्ट होता है। अब मैंने फॉल्स कर दिया तो वो अपने आप अनसेलेक्ट हो जाएगा। सेम चीज़ मैं फीमेल में करूँ, ये दोनों तरफ से डन हो गया। ठीक है, अब आ जाती है नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर, ये तो निपट गया। इसको बस चला के देख लेते हैं एक बार। ये हमने डाला डाटा, रीसेट हो गया, रीसेट क्लियर लिखा है, उससे नहीं होगा। क्लियर से हो तो जाएगा लेकिन उसमें भरना भी तो पड़ेगा। डाटा कहाँ से भरेंगे, क्लियर से क्लियर तो हो जाएगा, डाटा भी तो भरना पड़ेगा ना बाद में। अच्छा इतना कंप्लीट हो गया। अब बटन की टर्न रह गई कि बटन दबाएं और डाटा चला जाए। तो यहाँ पे देखिए, अब ये सबमिट वाले बटन पे कोड करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कैसे चलेगा कोड, देखो स्टेप बाय स्टेप कोड करते हैं। सबसे पहले ना मुझे फॉर्म से डाटा उठा के लाना पड़ेगा। फॉर्म से एक बार डाटा उठ के आ गया ना, फिर तो हम उसके साथ खेल सकते हैं। तो क्या करना है हमको, गेट डेटा फ्रॉम दी फॉर्म। तो मैं यहाँ पर कुछ वेरिएबल बनाऊंगा, नेम हो गया, ईमेल हो गया, जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया। ठीक है, अब मैं नेम के अंदर वैल्यू स्टोर कर लूँगा। कैसे करेंगे, टेक्स्ट नेम का टेक्स्ट आ गया। अब ईमेल में कर लेते हैं, टेक्स्ट ईमेल का टेक्स्ट, ये भी आ गया। अब डेट ऑफ बर्थ में कर लेते हैं, CB डे का टेक्स्ट, तो तारीख आ गई। अब बीच में एक एम्परसेंट लगा दिया, ऐसे समझ रहे हो, डेट के बीच में हाइफन होता है कि नहीं होता। अब मंथ उठा के लाना है, तो CB मंथ दो टेक्स्ट, मंथ भी आ गया। अब इसके बीच में फिर एक हाइफन जोड़ दिया। हाँ, अब ईयर उठा के लाना है, CB ईयर डॉट टेक्स्ट। यहाँ तक आ रहा है समझ में? कोई ऐसा तो नहीं है जो बाद में वो बोल दे वंस मोर, बहुत टाइम लगता है। यहाँ तक समझ में आ रही है जी? रिकॉर्डिंग देख लेना वो तो, देखो ठीक है, ऐसी तो कुछ चीज़ें आएंगी इसमें, ठीक है। वंस मोर में बहुत टाइम लग जाएगा अगर बोल गए तो आप। अच्छा अगले स्टेप में क्या करना है, रेडियो बटन पे काम करना है। तो मुझे रेडियो बटन से वैल्यू उठानी है। ठीक है, कैसे उठेगी वैल्यू, अब हमको ये तो पता नहीं है कि कौन सा रेडियो बटन आप लोगों ने सिलेक्ट कर रखा है। तो मैं इफ एल्स लगा के चेक करूँगा उसको। जो रेडियो बटन मेल है उसकी वैल्यू चेक कर लेंगे, क्या वो ट्रू है। अगर वो ट्रू है इसका मतलब मेल सेलेक्ट कर रखा है किसी ने, तो हम जेंडर के अंदर मेल को एंटर करवा देंगे। अगर नहीं कर रखा तो ऑब्वियसली फीमेल होगा, दोनों में से एक तो सिलेक्ट होता ही है। तो ये काम हो गया, निपट गया। तो हमने फॉर्म से सारा डाटा उठा लिया, वेरिएबल में डाल भी लिया है। अब हम क्लाइंट को एक मैसेज दिखाएंगे कि भाई डाटा उठा लिया गया है। तो मैसेज दिखाने के लिए लिख दूंगा मैसेज बॉक्स। जैसे आप लोग कोई फॉर्म भरते हो तो आता है ना डाटा गेट सक्सेसफुली, डाटा सबमिटेड, तो इस तरीके से मैं लिख दूंगा कि डेटा फैच सक्सेसफुली, ये हमने यहाँ पे लिख देना है। डाटा भी उठ के आ गया। अब हमको ये डाटा एक्सेल में भरना है, जो आ गया ना हमारे पर, ये डाटा एक्सेल में फिल करना है। नाउ फिल दिस डेटा इनसाइड एक्सेल। ठीक है, तो एक्सेल में भरना तो बहुत ही आसान है। सेकंड रो का पहला कॉलम, उसमें चला जाए नाम। सेकंड रो का सेकंड कॉलम, उसमें चला जाए ईमेल। सेकंड रो का थर्ड कॉलम, जिसमें चला जाए आपका जेंडर। सेकंड रो का फोर्थ कॉलम, जिसमें आपका पहुंचेगा डेट ऑफ बर्थ। डाटा भी चला गया। अब उसके बाद हम पूरे डाटा को ऑटो फिट करेंगे, ऑटो फिट डेटा। उसके लिए जो रेंज है A से लेकर D तक की, उसके अंदर आने वाले जितने भी कॉलम्स हैं उनको ऑटो फिट कर दिया जाएगा। अब उसके बाद पूरे फॉर्म को फिर से रीसेट कर देंगे, रीसेट द फॉर्म। अब रीसेट का कोड पहले लिख रखा है, बार बार थोड़ी ना लिखेंगे। इसको उठाओ, कॉपी करो, और जहाँ पर रीसेट का कोड आपको करना है वहाँ पर पेस्ट कर दो। हमारा फॉर्म बन के जो है तैयार हो चुका है, बस रन करके देखने की बात है। ये फॉर्म आ गया। अब मैं एंट्री करूँगा, यहाँ देखना। एंट्री करी हमने उमेश, यहाँ इसकी आईडी डाल दी um78@gmail.com, यहाँ लिखा मेल, ये हमने एंट्री एंटर करी, सबमिट। डाटा फैच सक्सेसफुली एंट्री हो गया। सर अगर इसमें से किसी एक का नहीं भरेंगे तो जब भी सबमिट हो जाएगा फॉर्म, तो हाँ वो नहीं होना चाहिए। इफ एल्स लगा के आप उसकी वैल्यू चेक करोगे, अगर उसकी वैल्यू ब्लैंक है तो डाटा सबमिट ना हो, सारे फॉर्म को फिर से रीसेट कर दें। आगे तो वैलिडेशन ईमेल पे वैलिडेशन लाइक @ होना चाहिए,
सर्च करना पड़ेगा आपको। फाइंड का एक फॉर्मूला सिखाया था ना, फाइंड से सर्च करो, जो टेक्स्ट आपने उठाया उसके अंदर इक्वल्स लगा के सर्च करो कि इसमें @ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर @ उसके अंदर आ रहा है तो कोड को आगे प्रोग्रेस होने दो, अगर @ नहीं मिल रहा है आपको तो तुरंत फॉर्म को फिर से रीसेट मार दो। ठीक है, और लिखेंगे कौन से? लिखेंगे नहीं, जो बटन सबमिट करा है ना आपने, बटन सबमिट करा है, बटन सबमिट के ऊपर जो आपने यहाँ से वैल्यू उठाई है ना ईमेल आईडी से, टेक्स्ट बॉक्स से एक वेरिएबल में तो डाली है आपने ईमेल वाले में, तो उस ईमेल वाले वैल्यू में @ की पोजीशन ढूंढ लेंगे है कि नहीं है, उसको फिर इफ एल्स में लगा के आगे वेरीफाई करेंगे। और कुछ काम पे, अच्छा दूसरे का डाटा सबमिट करना है, लेकिन अभी तो यहीं पे आएगा। नहीं, बार बार कोडिंग में जाना भी अच्छा नहीं है। कोडिंग करेंगे वो अच्छा, स्ट्रॉन्ग कोडिंग करते हैं हम। चलो कोई बात नहीं, देखिए अब कैसे करना है बढ़िया वाला कोड। विजुअल बेसिक पे वापस गए, फॉर्म खोल लिया हमने। तो आपका कहने का अर्थ है कि वो जो रो है वो अपने आप बदल जाए। ये जो रो है ना, कहाँ गया, कहाँ चला गया, तो मिल नहीं रहा, मिल गया। ये जो रो है ये अपने आप बदल जाए। अगली बार डालें तो यहाँ 3 आना चाहिए, समझ रहे हो, फिर अगली बार डालें तो यहाँ पे 4 आना चाहिए, ऐसा कुछ कह रहे हो आप। ठीक है, तो मैं एक डायनेमिक रो बनाने के बारे में विचार करता हूँ। तो डायनेमिक रो बनाने के लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, मुझे आइडिया नहीं है, देख लेते हैं करके। एक मैंने वेरिएबल ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लॉजिक लगाता हूँ। लॉजिक मेरे को एक बार कैलकुलेट करने दीजिए। हाँ, मिल गया ना मुझे 3 नंबर। अब इसी चीज़ को मैं वहाँ यूज़ करके देख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक्सेल का एक फॉर्मूला है काउंटा, उसको उठा के लाऊंगा। आ गया। अब इसके अंदर ये ए वाली रेंज को काउंट कर लूँगा। जब मैं ए वाली रेंज को काउंट करूँगा तो काउंटा क्या करता है, जो भी नॉन ब्लैंक सेल होते हैं उनको काउंट कर लेता है, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब मैं इसमें +1 कर दूँगा, तो अब तुम खुद दिमाग लगाओ, 3 बन गया कि नहीं बन गया? अरे 2 तो इसने दिया, +1 मैंने कर दिया, कितना बन गया? 3 बन गया। बना कि नहीं बना? बन गया ना। तो बस अब यहाँ पे हम रो लिख देंगे, हो गया काम। अब तुम जितने चाहो उतने रिकॉर्ड डाल लो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। ये लो, आप बताओ अगला डालें। हमने डाला यहाँ पर मनीष। एक और डालूं, कंप्लीट द कोर्स। अब ये फॉर्म बनाया, ये प्रोजेक्ट हो गया, पता है। आप जब रिज्यूम में डालोगे तो क्रिएशन ऑफ फॉर्म्स डाल सकते हो यूजिंग VBA, ये आपका प्रोजेक्ट हो गया। ऐसे जो 3 प्रोजेक्ट दिए थे वो ऐड कर सकते हो आपके पास, तो ऐसे VBA में आपके पास 4-5 प्रोजेक्ट हो जाएंगे, है ना। ऐसे ही एक्सेल के अंदर प्रोजेक्ट हो सकते हैं, मैं नाम बता देता हूँ। देखो